Assalamu alaikum students. Today's topic is how to study. स्टडी स्किल्स क्या होती हैं हमारी, मतलब कि लास्ट जो हमने लेक्चर लिया कि वो रीडिंग स्किल्स थी। रीडिंग स्किल्स की में हमने रीडिंग क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यानी वोकैबुलरी को कैसे हमने लर्न करना है, कॉम्प्रिहेंड कैसे करना है, फ्लुएंसी कैसे लानी है, एंड देन उसके बाद उसकी टेक्निक्स को रीड किया था। टेक्निक्स में है हमने SQ 3R, ठीक है, स्कीमिंग स्कैनिंग को पढ़ा था, डीप डीप इन डेप्थ रीडिंग, डेप्थ रीडिंग की स्ट्रेटजीज को देखा था, जिसमें SQ 3R 5S, और फिर उसके बाद क्या हुआ था कि हमने लास्ट में जो पढ़ा था रेगा रैप, ये स्ट्रेटजीज पढ़ ली थी। नाउ टुडेस टॉपिक इज why the study skills is important। स्टडी स्किल्स इम्पोर्टेंट क्यों है, स्टडी स्किल्स होती क्या है, और एक सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन के लिए या कम्प्रिहेंशन के लिए स्टडी स्किल्स का होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, अभी तक हमने देखा कि हम सब कॉलेज में, स्कूल में अपने एक ही टीचर से पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट मार्क्स ले रहे होते हैं, डिफरेंट तरह के ग्रेड ले रहे होते हैं। कोई एक ग्रेड A ले रहा है, कोई ग्रेड B ले रहा है। इसमें फ़र्क क्या है, क्यों ऐसा है कि एक ही टीचर से, एक ही बुक से पढ़ने वाला बच्चा जो बाकी स्टूडेंट्स से ज़्यादा मार्क्स ले जाता है, और बाकी स्टूडेंट जो सेम इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हैं लेकिन उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होते। उसमें हम क्यों, क्या चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो ये कोटेशन है सैमुअल स्मिथ की कि ऑर्डिनरी माइंड एग्जिस्ट वेल, द ऑर्गेनाइज्ड माइंड लिव्स वेल। ठीक है, कि ऑर्डिनरी माइंड होता है, अगर आप एक आम सी सोच रखने वाले हैं तो आप अच्छा सरवाइव तो कर सकते हो, कि एग्जिस्ट कर सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है, अपने आप को कायम रख सकते हो। लेकिन अगर आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल में रहना है, लिव्स वेल रहना है, तो आपको ऑर्गेनाइज्ड रहना होगा। अब इस कोटेशन से आइडिया लगा लें कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। यू हैव टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। ठीक है, स्टडी स्किल्स में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि आपको अपने साथ ऑर्गेनाइज रखना है, अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है। अदरवाइज क्या होगा कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी लाइफ को गुजार नहीं सकती। आप एग्जिस्ट तो कर सकते हैं लाइफ में, एग्जिस्ट करना तो हर कोई कर सकता है, लेकिन लिव्स वेल ये हर एक की बस की बात नहीं होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनाइज वेल हों। ठीक है, इसके ये कोटेशन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगे कि आपको शेयर करूं, ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकें थोड़ा सा, कि हमें सिर्फ ज़िंदगी गुजारनी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करना, हमें एग्जिस्टेंस के साथ लिव्स वेल को भी करना है। वी आर नॉट हियर टू जस्ट एग्जिस्ट, वी वांट टू लिव इन अ बेटर वे। ठीक है, कि अब ये है कि दिस इज नॉट एन ईजी वे टू गेट ग्रेड ए, एन ए या ग्रेड ए। अब हमें बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि अगर आपने ग्रेड ए लेना है तो हार्ड वर्क होना चाहिए, आपने ग्रेड ए लेना है तो आपको ज़्यादा पढ़ना होगा, आपने ग्रेड ए लेना है तो आप आपको सारा टाइम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, स्टडी करनी होगी, खेलना नहीं होगा, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं लेनी होगी, सो ऑन। हमें ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं, फोकस करवाई जाती हैं, लेकिन क्या इन सारी चीज़ों से हमें ग्रेड ए मिल जाता है? आज इस पर भी हम बात करेंगे। अब क्या होता है कि यू नीड टू लर्न इफेक्टिव स्टडी स्किल्स एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। अगर आपको इफेक्टिव लर्निंग स्किल्स लेनी है तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी साथ चाहिए, तो जब जाकर आपको ग्रेड ए मिलता है। तो फॉलोइंग गाइडलाइन जो हम देंगे आज, सजेस्ट करेंगे आपको बेटर मेक यू बेटर स्टूडेंट। ठीक है, कुछ गाइडलाइंस जो आपको शेयर करना चाह रही हूँ मैं, ताकि आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकें। ग्रेड ए मीन्स कि आप एक अच्छी परफॉर्म कर सकें, अपनी स्टडी को यूज़ कर सकें, यूटिलाइज कर सकें, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी कर कर और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नॉलेज गेन करके सक्सेसफुल लाइफ गुजार सके। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपको इन कुछ चीज़ों पे अमल करना होगा। नंबर वन, जैसे कि यहाँ पे मैं एक चीज़ें कुछ शेयर कर रही हूँ। ये जो है हमारे 5 मिसकंसेप्शंस हैं। पहले तो ये देखने के की पॉइंट्स हैं कि ये हमें करने हैं।
guideline. Hard work automatically gets one and a grade. You need not worry about your health if you want to be a good student. ठीक है, excessive note taking grants and a grade A, ये हमारा मिसकंसेप्ट है कि हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ग्रेड ए ले लेंगे। अगर हमें अपनी सेहत की परवाह किए बिना एक अच्छा स्टूडेंट बनना होगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट योर हेल्थ, यानी कि आप अपनी सेहत की फिक्र ना करें, बस आप क्या करें, स्टडी करते रहें। ये हमारा एक मिसकंसेप्ट है ग्रेड ए लेने के लिए। और एक्सेसिव नोट टेकिंग ग्रैंकिस एंड अ ग्रेड ए, या बहुत सारे नोट्स बनाना, यानी टीचर कुछ बोल रहे वो भी लिख लो, जो कुछ बुक से मेरा वो भी लिख लिया, हर चीज को नोट करके जाओ। ये नोट करके रहें कि एक्सेस नोट्स बना लिए कि जी मेरे पास जितना मटेरियल होगा मैं उतनी अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा या ग्रेड ए ले सकता हूँ। हमारा मिसकंसेप्ट है, ठीक है। ये मतलब कि लोगों का ख्याल है कि ऐसा करने से हमें अच्छे ग्रेड मिल जाते हैं। तो ये बात ही यहाँ पे ये मिसकंसेप्ट आज हमने क्लियर करना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके नोट्स बनाने से या फिर ज़्यादा मेहनत करने से, हर वक्त मेहनत करके रहने से, हर वक्त पढ़ने से आप अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते या ग्रेड ए नहीं ले सकते, मैक्सिमम नॉलेज हासिल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको कुछ टेक्निक्स अप्लाई करने होंगे, जो अप्लाई करने के बाद ही आप सक्सेसफुल स्टूडेंट बन सकते हैं। जैसा कि अब एक मैं शेयर करती हूँ, कुछ पॉइंट्स और हैं। एक और कंसेप्ट है हमारा, जस्ट अटेंडिंग क्लासेस इज इनफ। कुछ कहते हैं हार्ड वर्क करें, कुछ करते हैं कि जी से कि परवाह के बगैर सारा टाइम पढ़ते रहो, कुछ कह रहे हैं कि जी नोट्स बनाएं ज़्यादा से ज़्यादा तो आप ग्रेड ये लेंगे। सम टाइम ये कहा जाए कि क्लासेस एक टाइम कर लो, ग्रेड अच्छा आ जाता है। या फिर ये जो टेक्स्ट बुक में बयान किया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है, वो ही पढ़ लिया जाए तो हमारा ग्रेड अच्छा आ जाता है। ये कंसेप्ट हैं हमारे, ठीक है, अच्छे मार्क्स लेने के लिए। ये 5 कंसेप्ट जो इन्हें हमें इसे देखना है कि ये क्या सही है या गलत है। अगर आप में से कोई पार्टिसिपेंट मुझे डिस्कस करना चाहे कि क्या ये सही है कि ऐसा कुछ करने से आपका ग्रेड ए आ जाता है या नहीं आता, तो मुझे बता सकते हैं। बच्चों, ग्रेड ए के लिए सबसे अहम चीज़ जो क्या है कि आपको अपनी एजुकेशन में के दौरान ड्यूरिंग स्टडी कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखना होगा। सिर्फ ज़्यादा पढ़ने से या फिर ज़्यादा नोट करने से ही अच्छे मार्क्स या आपको एक क्वालिटी एजुकेशन या क्वालिटी नॉलेज नहीं मिल जाता, आपका नॉलेज बैंक इंक्रीज नहीं हो जाता। इसके लिए ये है कि अगर आप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट एम नहीं रखते तो परफेक्शन बट एक्सीलेंस ये जो है आपकी इसमें पॉसिबल नहीं है। मतलब आप बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं लेकिन आपका खुद का कोई एम क्लियर नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं। जैसे स्टडी करनी है, जैसे पढ़ के रहना है, मार्क्स ही लेने हैं, नॉट फॉर परफेक्शन बट एक्सीलेंस, तो आप कामली यानी मुकम्मल नहीं होंगे, आप में एक परफेक्शन नहीं आएगी, लेकिन हाँ आप एक्सीलेंट ज़रूर बन जाओगे। लेकिन हमें परफेक्शन की ज़रूरत है, हमें एक्सीलेंस की ज़रूरत तो नहीं है। हमें हर चीज़ में एक प्रॉपर कंप्लीट नॉलेज की ज़रूरत है। कंप्लीट नॉलेज के लिए क्या है, स्टडी हार्ड बट विद स्मार्ट एम करना होगा। एक स्मार्ट एम मतलब एक आपका एक प्रॉपर एक एम हो, एक ऑब्जेक्टिव हो, उसके मुताबिक आपने इल्म लेना है, नॉलेज लेना है, ठीक है। तो एक तो ये आपका मकसद हो कि जब आप कुछ पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने लगे हैं, स्टडी कर रहे हैं, स्टडी स्किल्स में सबसे अहम चीज़ ये कि वाई कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हो कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, इसका मकसद क्या है और ये कितना आपके यूज़फुल है या नहीं, ठीक है। इस सारी चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखना होगा। अब सबसे पहली चीज़ कि हम एज ए स्टूडेंट सबसे अहम चीज़ क्या है, हमारे एग्जाम्स होते हैं, हमें एक फिक्स टाइम मिलता है, फिक्स टाइम, उस टाइम की ड्यूरेशन में ही हमें अपने सब कुछ मैनेज करना होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर आपको ग्रेड ए लेना है तो यू हैव टू मैनेज योर टाइम। टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब कुछ होते हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बस जितना हो सके जब तक हो सके पढ़ लिया जाए, कोई उनका टाइम टेबल या शेड्यूल नहीं होता। इसका नुकसान है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट हर चीज़ के लिए ज़रूरी है, फिक्स टाइम होता है, उसमें ही आपको अपना सारा
कवर अप करना होता है, सिलेबस ब्रेकअप फॉलो करना है, उसको कंप्लीट करना है, टेस्ट को फिक्स टाइम में फिल करने की कोशिश करनी है, ये सारे टाइम मैनेजमेंट में आता है। अब आपका 3 घंटे का 3 आवर्स का पेपर है और आप जी अपने आंसर इतने लॉन्ग दे रहे हैं कि जी वो क्या हो गया जी, 3 घंटे से पहले 4 या 5 घंटे का बन जाता है, तो आपका पेपर क्या रह जाएगा, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट रह गया कि मीन्स टाइम मैनेजमेंट नहीं ना होने की वजह से क्या हुआ कि आप ग्रेड ए नहीं ले पाए। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपकी टाइम मैनेजमेंट स्टडी में भी एंड उसको प्रॉपर लिखने में भी। टाइम मैनेजमेंट के बाद क्या आता है कि आप जब टाइम मैनेजमेंट सीख लेते हैं, तो मैंने एक क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल 3 आवर्स मुझे मिले हैं और मुझे 5 क्वेश्चन करने हैं, कि मुझे टाइम डिवाइड करना होगा। कितना टाइम डिवाइड करना होगा कि हर क्वेश्चन को इक्वल मार्क्स दिए जाए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन हमें ज़्यादा अच्छे से आता है फुल लेंथ, हम उसको लिखने में लग गए कि बस फिर बाकी क्वेश्चन गया, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो ये चीज़ हमें माइंड में रखनी होगी कि हमें टाइम मैनेजमेंट आती है, हर क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम देना है, प्रॉपर टाइमिंग के साथ उसको मैनेज करना है। इसी के ना जब स्टडी कर रहे होते हैं तो हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को टाइम मैनेज करें। तो मैंने इतना टाइम इस टॉपिक को लगाना है तो इसकी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी, इतनी लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं मैं अपना टाइम लगा सकता है, मुझे नेक्स्ट सब्जेक्ट पे भी मूव करना है। सिर्फ एक सब्जेक्ट को आप कवर नहीं करते हैं ना, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट के बाद आपके पास आ जाता है कि यू हैव टू नीड कि आप टाइम मैनेजमेंट कर, जो आपके पास एक क्वेश्चन और आ जाता है वो ये आ जाता है, एग्जामाइन हाउ यू करंटली स्पेंड योर टाइम ऑन अ गिवन डे। आप एक दिन में अपना टाइम स्टडी पे कितना लगा रहे हो, ये आपने मुआयना करना है, चेक करना है कि क्या मैं अपनी स्टडी पे जो टाइम मुझे लगाना चाहिए वो लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ या नहीं, रिक्वायर्ड टाइम लगा रही हूँ या एक्स्ट्रा टाइम लगा रही हूँ। अगर रिक्वायर्ड टाइम लगाने का मकसद ये कि मतलब ये कि जितना ज़रूरी है उतना लग रहा है भी कि नहीं, और अगर एक्स्ट्रा लग रहा है तो उसका बेनिफिट क्या है मुझे, ठीक है। तो यू हैव टू एग्जामिन योरसेल्फ, आपको अपने आप से पूछना होगा कि मैं अपनी स्टडी को जो टाइम दे रही हूँ ये सफिशिएंट है या और रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको अपनी टाइम मैनेजमेंट को, टाइम टेबल बनाने को में आसानी होगी, ठीक है। तो यू हैव टू एग्जामिन योरसेल्फ करंटली स्पेंड टाइम, कि आप अब कितना स्पेंड कर रहे हैं, रिक्वायर्ड कितना है, ये इतना सफिशिएंट है या इनफ है, या मुझे इसमें और टाइम अपना ऐड करना होगा, अपनी बाकी एक्टिविटीज को छोड़ना होगा। तो ये ज़रूर आपके लिए एक स्टडी स्किल्स में इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्या, टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो आपके है कि टाइम मैनेजमेंट को आप कर रहे हैं तो कैटेगरी करवा लें, कैटेगराइज कर लें अपने टाइम को एंड डे को, कि फॉर एग्जांपल आपने मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, टोटल 7 डेज में अपनी क्या क्या किस किस तरह पढ़ना है, कितना टाइम किसको देना है, ये टाइम मैनेजमेंट में ही आएगा, ठीक है। कि मैं अगर फॉर एग्जांपल मंडे को मैंने स्लीपिंग, ईटिंग, रिलैक्सिंग, वर्किंग, एक्सरसाइज, कम्यूटिंग, स्टडिंग, फैमिली, क्लास टाइम, सेल्फ टाइम, तो मैं कितना टाइम दे रहा हूँ, एग्जामाइन कर रहे हैं ना कि एग्जाम में अपना कैसे मुआयना करेंगे, कैसे मालूम करेंगे, हाउ टू टू लर्न कि आप अपना टाइम कहाँ कहाँ स्पेंड करो। फॉर एग्जांपल अगर मैं दिन में 6 से 8 घंटे सो रही हूँ, तो मैंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये मेरा करंट सिचुएशन में अपनी एवेल्युएट कर रही हूँ, एवेल्युएशन कर रही हूँ कि मैं अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रही हूँ। दैन ईटिंग में फॉर एग्जांपल आप डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट में ईच मील लेने में 15 से 20 मिनट लेते हैं, यानी स्पून से खा रहे हैं, फैमिली के साथ बैठकर खा रहे हैं तो 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, तो वो 15 मिनट्स ईच मील पे लगाएं तो 45 मिनट आपके खाने के लग गए, ठीक है। रिलैक्स करना है, फॉर एग्जांपल आप स्टडी के बाद हर 1-1.5 घंटे के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, मूवी देखते हैं, वीडियो खेलते हैं, या फिर बुक रीडिंग एक्स्ट्रा से करते हैं अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में। तो वो रिलैक्सिंग टाइम आप कितना लेते हैं, दिन में कितना लगाते हैं,
वो आपने मेंशन करना है। एंड देन जैसे एक्सरसाइज या वर्किंग करती हैं घर में, अगर कोई काम करते हैं या जॉब करते हैं वो मेंशन करनी है। एक्सरसाइज वर्कआउट करते हैं आप, वो आपने मेंशन करना है, जिनमें कितना टाइम, 15 मिनट्स, 30 मिनट, 40 मिनट। एंड देन कंप्यूटिंग, स्टडिंग, फैमिली, क्लास टाइम, सेल्फ टाइम, ये सारा आपने एवेल्यूएशन कर लेनी है। ठीक है, इसको डिवाइड पर डे के लिहाज से आप लिख लें कि मैं डेली बेसिस पे, अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक ही सेम रूटीन पर डे चलती है, तो अगर आपने मंडे को जो चेकलिस्ट बनाई है वही ट्यूसडे एंड नेक्स्ट ऑन मूव कर जाएगी। ठीक है, तो वो तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। और अगर आप सेम थिंग आप नहीं, यानी कि पर डे आपकी चेंज होती रहती है रूटीन, यानी कि डेली होती रहती है, यानी आपको पर डे के लिहाज से बनानी होगी। जब आप इसको चेक लिस्ट को बना लेंगे, यानी कि आप टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से अपना ये शेड्यूल बना लेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अब मुझे नेक्स्ट क्या प्लान करना है, कहाँ पे टाइम ज़्यादा लगाना है, कहाँ पे टाइम कम करना है। फॉर एग्जांपल आपको स्लीपिंग, ईटिंग, रिलैक्सिंग, वर्किंग, एक्सरसाइज, कम्यूटिंग, इनमें से टाइम कहाँ से सेव किया जा सकता है और स्टडिंग में टाइम कैसे ज़्यादा लगाया जा सकता है। फैमिली को टाइम देना ज़रूरी है, क्लास टाइम भी लाजमी है। ठीक है, सेल्फ टाइम, सेल्फ वैल्यूएशन के लिए ज़रूरी है। तो टाइम कहाँ से मैं अपना निकाल सकती हूँ, क्योंकि मैंने टाइम मैनेजमेंट से ही पता चलेगा जब एवेल्यूएशन करेंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी है आपके लिए एक अच्छे रेगर के लिए। देन अब जब आपने एग्जामाइन कर लिया, मुआयना कर लिया कि हाउ यू स्पेंड योर टाइम इन अ होल डे एंड इन होल वीक, ठीक है, पूरे दिन में कैसे टाइम स्पेंड करते हैं आप, एंड देन पूरे कंप्लीट हफ्ते में कैसे आप अपना टाइम स्पेंड करें। अब अपने आप से ऑनेस्टली ये शेयर करना है कि मैं कैसे कहाँ कहाँ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आइडेंटिफाई ब्लॉक्स ऑफ टाइम टू स्टडी, आइडेंटिफाई करना है कि जो टाइम आप स्टडी को के लिए यूज करते हैं, हाउ मच ऑफ योर टाइम इज कमिटेड टू अदर एक्टिविटीज एंड हाउ मच टाइम यू नीड टू स्टडी। देन आपने आइडेंटिफाई करना है कि मुझे अपनी स्टडी के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, जो मुझे लगाना चाहिए, और डिटरमाइन करना है कि मुझे अपना टाइम बाकी एक्टिविटीज़ के लिए, कमिटमेंट के लिए लगाना चाहिए। ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन का आंसर ले लेते हैं कि हाउ आइडेंटिफाई द ब्लॉक्स ऑफ टाइम, कि मेरे जो टाइम है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ हो रहा है और कैसे मैनेज हो रहा है, और मुझे कहाँ से टाइम अपना सेव करना है और उसको कहाँ पे यूटिलाइज करना है, कहाँ पे मुझे टाइम ज़्यादा लगाना चाहिए और कहाँ पे कम लगाना चाहिए, तो क्या होगा कि आप एक टाइम मैनेजमेंट में एक परफेक्शन आ जाएगी आपकी। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको क्या होगा कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे जो कि आपकी स्टडी स्किल्स में इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना टाइम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने मार्क शीट बना ली, मार्क द एरिया यू स्पेंड टू लिटिल टाइम। फॉर एग्जांपल आप बहुत कम टाइम किस पे लगाते हैं, मार्क द टाइम स्पेंड टू मच, कहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्लीपिंग पे पर ये 8 घंटे लगाते हैं और एक 8 से 10 घंटे लगा रहे हैं, तो ये टू लिटिल टाइम नहीं है। टेकिंग पे आप बहुत कम टाइम लगाते हैं, यानी कि हार्डली 10 मिनट लगते हैं तीनों मील लेने में, 2-3 मिनट दोपहर के खाने में और 4-5 मिनट ये काम है। रिलैक्स आप नहीं करके मार्क कर दें, वर्किंग आप जॉब नहीं करके, कोई घर का काम या कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं एंड स्टडी के साथ मार्क कर दें। एक्सरसाइज नहीं करके मार्क कर दें, अगर एक्सरसाइज करते हैं तो 10 मिनट्स 5 मिनट्स लगा रहे हैं, मिनिमम टाइम यूज कर रहे हैं, मार्क कर दें। कम्यूटिंग में यानी कम्युनिकेशन और फ्रेंड से गपशप करने में आप टाइम लगाते हैं, वो अगर कम टाइम लगाते हैं तो उसको मार्क करेंगे, अदरवाइज अनमार्क करेंगे। एंड देन स्टडिंग में आप मिनिमम टाइम लगा रहे हैं या मैक्सिमम टाइम, या आपने वैल्यूएशन करना है। फैमिली इसी के ना अपोजिट साइड पे जो जहाँ मैक्सिमम टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास दो ब्लॉक्स आ गए, एक मिनिमम टाइम वाला और एक मैक्सिमम टाइम वाला। उससे आपको क्या पता चलेगा कि जी ओके मैं अपना मैक्सिमम टाइम कहाँ स्पेंड कर रहा हूँ, और उससे क्या होगा कि मेरे 24 आवर्स कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं, ये आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देन इस चार्ट को बनाने के बाद क्या होगा कि आपके पास जी कुछ क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आपको। हाउ डू यू फील अबाउट योर ओवरऑल यूज ऑफ टाइम, कैसा महसूस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल रिग्रेट फील करेंगे, पछताएंगे कि मैं अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, या मैं अपना टाइम
क्या करूँ, व्हाट चेंज डू यू वांट टू मेक इन योर यूज ऑफ टाइम, ठीक है, या मैं अपना टाइम बहुत अच्छे से गुजार रहा हूँ, या क्यों, ठीक है, ये फीलिंग आएंगे आप में। या वर्क चेंजेस, क्या तब्दीली चाहिए, डू यू वांट, चाहते हैं कि मेक इन योर यूज ऑफ टाइम, तो अपना टाइम इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या तब्दीलियाँ लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप रिलैक्सिंग टाइम नहीं चाहते, आप सोना या म्यूजिक सुनना, मूवी देखना या एक्स्ट्रा बुक रीडिंग के लिए या आउटसाइड आउटिंग के लिए नहीं जाएंगे। हाउ डू यू प्लान टू चेंज योर यूज ऑफ टाइम, आप प्लान कैसे करेंगे, वही जैसा प्रीवियस चार्ट मैंने शेयर किया, मैक्सिमम टाइम यूजेज एंड मिनिमम टाइम यूजेज वैल्यूएशन करें, फिर आप उसमें से चेंजेस कर सकें कि मुझे कहाँ से टाइम मिनिमम लगाना है, ठीक है, कि मतलब मुझे अपनी फैमिली के साथ जाके टाइम स्पेंड नहीं करना है, मुझे अपनी क्लास में टाइम स्पेंड करना है, स्टडी में टाइम स्पेंड करना है, एक्सरसाइज में टाइम स्पेंड करना है, तो वो आपको प्लान करना आ जाएगा। हाउ मैनी आवर्स ऑफ स्टडी टाइम डू यू स्पेंड फॉर ईच आवर यू आर इन क्लास, ठीक है, हर घंटे आप अपनी स्टडी में क्लास में टाइम कितना स्पेंड करते हैं, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। हाउ विल यू मैनेज टाइम योर टाइम टू ब्रिंग इट अप टू वेयर इट शुड बी, ठीक है, तो आप के पास इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा कि हाउ विल यू मैनेज, कि आप अपने आप के टाइम को मैनेज कैसे करेंगे, मुनज़्ज़म कैसे करेंगे अपने आप को, कि अपने टाइम में से ब्रिंग इट अप टू वेयर इट शुड बी, वहां तक ले जाना चाहते हैं, चाहिए जहां तक ले जाना चाहिए था, ठीक है, वहां ले जा सकती हैं आप। उसको लेके जाने के लिए, यानी कि आपको स्टडी फॉर एग्जांपल 8 घंटे करने चाहिए थी, लेकिन आप दिन में 2 आवर्स स्टडी कर रहे हैं, तो आपने जब ये चेकलिस्ट बना ली, तो उससे आपको एवेल्यूएशन हो जाएगी कि अब मुझे टाइम कहाँ से स्पेंड करना है और मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकती हूँ, मुझे मैक्सिमम टाइम स्टडी पे कहाँ कहाँ से सेव करके लगाना है। तो ये स्टडी प्लान के लिए चेकलिस्ट बनाना, टाइम मैनेजमेंट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देन आप अपने आप को आंसरेबल होंगे कि जी मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। मोस्टली स्टूडेंट होते हैं कि जी हम तो सारा दिन ही पढ़ते रहते हैं, काम भी नहीं करते, सोते भी कम है, बस थोड़ा बहुत काम कर लिया, ये हो गया वो हो गया, तो फिर भी हमसे काम पूरा नहीं होता, स्टडी नहीं कंप्लीट हो पा रही होती। तो हाउ इज पॉसिबल कि आप अपने स्टडी का टाइम अपने उस पर लगाएं और फिर भी वो कवर ना हो और आपको अच्छे ग्रेड ना मिले, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन मसला पता है क्या है कि हम अपना टाइम प्रॉपर यूटिलाइज कर ही नहीं रहे होते, हम एट ए टाइम स्टडी को लेकर चल रहे होते हैं और साथ ही क्या कर रहे होते हैं, स्टडी को सिर्फ साथ लेकर चलते हैं, स्टडी करते नहीं है, फैमिली में बैठ कर बातें कर रहे हैं, साथ की बुक पकड़ी हुई है, ठीक है, ज़्यादा टाइम हम किसको दे रहे हैं, इसका मतलब फैमिली को, ठीक है, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो बुक सामने खुली हुई है, लेकिन जी क्या करना है, फ्रेंड से चैटिंग चल रही है। तो ये चीज़ें हमें शो करवाते हैं, वैल्यूएट करवाते हैं कि हमें अपना टाइम यूटिलाइज करना चाहिए। मोस्ट पीपल नीड एन एवरेज ऑफ 2 hours स्टडी टाइम फॉर एवरी आवर ऑफ क्लास पर वीक, थ्री क्रेडिट क्लासेस में या 6 hours पर वीक स्टडिंग में, ठीक है। अगर आपका 3 क्रेडिट आवर का कोर्स है तो आपको क्या होगा कि यू हैव टू, मोस्टली पीपल जो एवरेज से ज़्यादा ब्रिलियंट या जीनियस स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनकी बात कर लें, तो अगर वो डेली उस सब्जेक्ट पर, सिर्फ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, 2 hours लगा लें एक सब्जेक्ट, यू हैव टू स्टडी इन वन सेमेस्टर मिनिमम 4 सब्जेक्ट्स एंड मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अगर आपको हफ्ते में 6 घंटे टाइम एवरी और इनके 6 क्रेडिट आवर्स हैं, आपके 3 क्रेडिट क्लासेस हैं, 6 hours पर वीक है, तो आपको हर घंटे के लेक्चर के लिए 2 घंटे स्टडी पे लगाने होंगे। मतलब कि अगर आपके 4 सब्जेक्ट हैं तो 2 घंटे क्लास आपको स्टडी पर मिनिमम 8 घंटे लगाने हैं, जब जाकर आपके 4 सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, लर्न होंगे, प्रॉपर आप नॉलेज इंफॉर्मेशन ले सकेंगी उस चीज़ में से जो कि आपको आप पर लागू की गई है, आपको पढ़ने के लिए किया गया है, जो आपको टास्क मिला है। अगर आप उससे कम टाइम लगाएंगे, देन यू शुड नॉट बी एबल टू
दैट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशंस या नॉलेज नहीं दे पाएंगे उस लेवल की जो कि आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ हमें पता चल जाता है कि एक स्टूडेंट को, जी मैम आ रही है समझ जो आप पढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, कि आपको मैम ये जी बेटा, ये आप प्लीज पीडीएफ में सेंड कीजिएगा। जी मैं शेयर कर दूंगी। जी पीडीएफ। अभी मैं कर देती हूँ बेटा आपको शेयर। अब ये है कि आप जब एवेल्युएट कर लेते हैं कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए पर डे 2 आवर्स लगाने हैं, तो या फिर आपको पर वीक में मिनिमम 6 आवर्स आपको रिक्वायर्ड है, यानी कि पर डे अगर आप 1 घंटा लगाएंगे तो 6 आवर्स, और अगर 6 और 3 क्रेडिट और है, और अगर डबल क्रेडिट और का यानी कि ज़्यादा क्रेडिट और का है, तो उसके लिए आपको अपने और वर्किंग टाइम बढ़ाना होगा। ठीक है, तो ये आपको लाजमी अपने आप को वैल्यूएट करना होगा जब अगर आप एक गुड रीडर हैं और स्टडी स्किल्स के जरिए अच्छे ग्रेड लेना चाहते हैं। देन आ जाते हैं आपके कि स्टडी स्किल्स तो आपने ही कर रहे हैं। अब आपने क्या करना है कि जो आपको पता चल गया कि मुझे एक सब्जेक्ट पे 2 घंटे लगाने हैं, लेकिन वो भी कैसे लगाने हैं। ये क्यों नहीं कि बुक उठाई और जी क्रैम करना शुरू, फर्स्ट फेज से शुरू किया, 2 घंटे में जितना याद हुआ याद कर लिया एंड देन क्लोज द बुक। ठीक है, ऐसा नहीं होता। अब उसको भी मैनेज करना है कि वो जो 2 आवर्स आपको एक सब्जेक्ट पर पढ़ के लगाने हैं उसको कैसे यूटिलाइज करने हैं। मेक टू डू लिस्ट, आप जो सब्जेक्ट पढ़ने चाह रहे हैं उसमें लिस्ट बनाएं। इस सब्जेक्ट के मुझे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो मुझे मालूम होनी चाहिए। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से हैं, या टॉपिक्स के अलावा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कौन सी हैं जो कि मुझे जिस पे ज़्यादा फोकस करना होगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं जिस पे मुझे बार बार अटेंशन देनी होगी। एक लिस्ट बनानी होगी एंड प्रायोरिटी टास्क रखना होगा। प्रायोरिटी टास्क मतलब कि ज़्यादा अगर मैं फॉर एग्जांपल के आप बीएस इंग्लिश के फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं और प्रायोरिटी टास्क में क्या है कि आपकी लिटरेचर की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तो अपने प्रायोरिटी टास्क में और हिस्ट्री में भी कौन सी चीज़ें ज़्यादा हैं हमें, कौन सी चीज़ें हमें कि आपने हिस्ट्री में रोमांटिक एज याद कर रहे हैं, न्यू क्लासिकल एज है या फिर क्लासिकल एज है, वो प्रायोरिटी को देखना है कि मैंने इस पर ज़्यादा टाइम लगाना है। जो मार्क गेन करके है, जिसमें एग्जामिनर का भी इंटरेस्ट है, टीचर का भी ज़्यादा इंटरेस्ट है और स्टूडेंट के लिए इंफॉर्मेटिव भी है, फ्यूचर की क्या सीरीज में भी वो आएगा, तो प्रायोरिटी देनी है। तो प्रायोरिटीज आपने टास्क बनाने हैं अपने। ठीक है, पहले लिस्ट बनाने के मुझे करना क्या क्या है यार, देन उसमें से प्रायोरिटी टास्क भी निकालना होगा। तो ये 2 चीज़ें आपको जब भी कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ने लगे, क्योंकि जस्ट मैंने एक जनरल से इन्फॉर्मेशन दी है कि आप लिटरेचर को पढ़ रहे हैं कि आपने प्रायोरिटी टास्क बना ले। ठीक है, लिटरेचर में हिस्ट्री को ले ले, लेकिन आप अपनी स्टडी के लिहाज से अपने प्रायोरिटी टास्क खुद से बनाएंगे। अगर आप कोई फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर के प्रायोरिटी टास्क को फॉलो करेंगे। ठीक है, कि उसमें कौन से प्रोग्रामिंग इम्पॉर्टेंट है, लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, तो उसके लिहाज से आप प्रायोरिटी टास्क बनाएंगे। पहले आउटलाइन बनाएंगे, आउटलाइन को फॉलो करते हुए अगेन उसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। जस्ट बुक उठाकर 2 घंटे रट्टा लगाना नहीं है, आपने स्टडी ब्रेक्स लेनी है। अब ब्रेक्स मीन्स वक्फा। अब ये तो है नहीं कि 2 आवर्स की स्टडी पर सब्जेक्ट करनी है तो 2 घंटे मुसलसल बैठे रहना उस सब्जेक्ट के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। ह्यूमन माइंड है, इंसान का जहन थक जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप एक चीज़ को बेशक वो आपके इंटरेस्ट लेवल के जितनी भी है, कुछ टाइम के बाद आप फैटीग फील करते हो, टायर्ड सम हो जाते हो, थक जाते हो, तो ब्रेक लेना जरूरी है। डोंट एक्सपेक्ट टू गेट एवरीथिंग डन इन वन सिटिंग। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी कि मैं हर चीज़ जान लूँगा या याद कर लूँगी या मुझे मालूम पड़ जाएगी अगर एक दफ़ा बैठ जाऊँ बस पढ़ने, ये बुक तो मुझे याद हो जानी है। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कैन टेक ब्रेक कैसे लेनी है, टेक 10 मिनट्स ब्रेक एवरी आवर, हर घंटे के बाद 10 मिनट की ब्रेक लें। और उसमें क्या करना है, या को आप जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्रेश होते हैं, चाय पीकर यू हैव टू टेक टी, यू हैव टू टेक कॉफी, वॉक अराउंड, घर में वॉक कर लें, किचन में चक्कर लगा कर आ जाएं, बाहर
मूव कर लें थोड़ा सा, सिर्फ 10 मिनट की बात कर रही हूँ। मेक अ क्विक फोन कॉल, या अपने बेस्ट फ्रेंड को, अपने कजन को, अपने क्लास फेलो को कॉल कर लें। जस्ट रिफ्रेशमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए 10 मिनट के लिए अपने आप को एंगेज करें, उस सिनेरियो से बाहर लाएं जिसमें आप बैकअप पढ़ रहे थे, आपके माइंड में उस वक्त स्कैगी ना हो। एंड देन चेक ईमेल, अपनी ईमेल चेक कर लें, फेसबुक चेक कर लें। और जैसे आजकल को सोशल मीडिया बहुत हमारे पास है कि सबसे ज़्यादा टाइम ही हमारा यूटिलाइज इसमें हो रहा है, तो लेकिन जस्ट 10 मिनट्स के लिए अपने आप को फ्रेश अप करने के लिए आप ऐसी चीज़ों को ओपन करें, चेक करें, एंड देन क्लोज। ठीक है, करें, मेक श्योर दिस डजंट टर्न इनटू प्रोक्रास्टिनेशंस। ठीक है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप इससे अपनी क्या करेंगे, अपनी स्टडी को डिस्टर्ब करेंगे। स्टडी आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यू हैव टू, जो हमें ये माइंड में रखना है कि हमारे स्टडी की वजह से, यानी कि इन 10 मिनट्स की ब्रेक में हमारे स्टडी पे कोई असर ना पड़े, मतलब कि हम तखीर का शिकार ना हो। आप पोस्टपोन ना करिए कि जी अब तो मैं चलो 5 मिनट की ब्रेक लेके या 10 मिनट की ब्रेक लेके चलो अब ये कंप्लीट करके ही उठता हूँ, कंप्लीट और लंबी बात चली जाए, कॉल करें कि 10 मिनट की बात की बजाय वो 25-30 या 1 घंटे की बात चली जाए फ्रेंड के साथ। प्रोक्रास्टिनेशन ना हो, प्रोक्रास्टिनेशन में तखीर, पोस्टपोन ना करें, अपनी स्टडी को पोस्टपोन ना करें, डिले ना करें। ठीक है, 10 मिनट्स की ब्रेक ली है, उसको विदिन 10 मिनट्स वाइंड अप करें, एंड देन अपने वापस स्टडी एनवायरनमेंट में आए, अपने रूम में, अपने प्लेस पर आए और बैठे और उसे स्टडी करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट। ठीक है, स्टडी ब्रेक ज़रूरी है। पॉइंट्स बना लिए, प्रायोरिटी लिस्ट बना ली, उसको 1 घंटा पढ़ भी लिया, उसके बाद ब्रेक ली है। ठीक है, ब्रेक लेने के तरीके भी बताए गए हैं आपको। उसके बाद क्या करेंगे, आप क्या करना है आपने कि स्ट्रेटेजीज हैं स्टडी स्किल्स की, कि आपने स्विच सब्जेक्ट्स एवरी फ्यू आवर्स। अभी आपको एक सब्जेक्ट पसंद है, आप बीएस के स्टूडेंट्स हैं, आपके बहुत से सब्जेक्ट्स होते हैं, साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर भी पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है, आपका इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी में है, तो आपने सिर्फ सारा दिन उसे ही लेकर नहीं बैठना है। स्विच सब्जेक्ट्स एवरी फ्यू आवर्स, हर कुछ घंटे के बाद अपना सब्जेक्ट चेंज करें, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे सारा टाइम नहीं लगाना है। टैकल डिफिकल्ट असाइनमेंट्स फर्स्ट। ठीक है, मुश्किल असाइनमेंट्स हैं या मुश्किल टॉपिक्स हैं या मुश्किल प्रोजेक्ट्स हैं जो टीचर असाइन करेंगे या करने हैं या फ्यूचर में आपके आएंगे, उनको हैंडल करें। ठीक है, जो असाइन की हुई काम है, मुश्किल असाइनमेंट्स हैं, डिफिकल्ट असाइनमेंट्स हैं, उनको हैंडल फर्स्ट करें, प्रायोरिटी पे रखें। ठीक है, मेक मिनी गाइडलाइंस। गाइडलाइंस का मतलब ये है कि यू हैव टू मेक के आज मैंने जी साइकोलॉजी का फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट करना है, वेंसडे तक मैंने हिस्ट्री के 2 पोर्शंस यानी 2 एजेस को कवर कर लेना है। ये मीनिंग गाइडलाइंस है। ठीक है, मैंने मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स इस पे लगाने हैं अपनी स्टडी पर, मेरी मीनिंग गाइडलाइंस है। ठीक है, इफ समथिंग इज ड्यू इन मंथ, अगर कोई बाकी रह जाए इस मंथ में रिमेनिंग में, हैव अ ड्राफ्ट ड्यू 2 वीक्स बिफोर। ठीक है, तो उसका एक ड्राफ्ट बना लें कि ये 2 वीक्स बिफोर, ये 2 हफ्ते पहले का टास्क है जो मैंने अभी तक नहीं किया, लेकिन मुझे अभी से करना है। तो अपने टैग्स बनाकर अपने पेज पे या अपनी बुक पे या अपने वॉल पे, टैगिंग वॉल पे लगा लें कि मुझे क्या क्या टास्क कंप्लीट करने हैं और किस किस गाइडलाइन में करने हैं। आई लर्न टू हैंडल प्रोक्रेस्टिनेशन। आप अपने स्टडी के प्रोजेक्ट से असाइनमेंट को कंप्लीट करने में या किसी टॉपिक को लर्न करने में ताखीर का, डिले या पोस्टपोन होने का शिकार क्यों हुए हैं। ठीक है, इसको, और अगर ताखीर हो गई है तो इसको हैंडल करें, उसको कवर अप करें। ठीक है, उस ताखीर का जो रीज़न बना है, व्हाटएवर, आपकी इमरजेंसी आ गई, घर में कोई मेहमान आ गए, तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको असाइनमेंट बनाने की, फॉर एग्जांपल ट्यूसडे तक बनाने की, लेकिन आपके वेडनेसडे आ गए, वो प्रोक्रास्टिनेट हो गए हो, आप ताखीर का शिकार हो गए हो, तो अब आपने इसको हैंडल करना है, कवर अप करना है। ये नहीं कि बस ताखीर हो गई कि अब छोड़ दो, अब मुझे नहीं कवर करना, नहीं, उसे कवर अप करेंगे, उस पर एक्स्ट्रा वर्क करेंगे, एक्स्ट्रा आवर्स लगाएंगे, अपना टाइम एक्स्ट्रा लगाएंगे। ठीक है, डोंट वेट टिल द लास्ट मिनट, यही नहीं कि
चलो मैं बहुत बहुत से लोगों का ये माइंड में होता है कि 2 घंटे का लेक्चर है, रात को याद कर लो। चलें जी, रात होती है, रात को फेवरेट ड्रामा, मूवी, फ्रेंड की कॉल या चिक चैक शुरू हो जाती है और जी 2 घंटे लगाने के, लेकिन थक गए हैं अब मोबाइल यूज़ कर कर, सोशल मीडिया यूज़ करके या फिर किसी और काम में लगकर, तो वो टॉपिक नहीं हुआ, अब मॉर्निंग में लगाना है। जी, जब टीचर पूछने लगेगी लेक्चर की ब्रेक में लगा लूँगा, फिर लास्ट मिनट का वेट नहीं करना है, टाइम से पहले अपने टॉपिक को कवर करना है, ठीक है? जो असाइन किया गया है काम, वो आपने प्रायोरिटी पे रखना है, उसे प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार नहीं होने देना, आखिरी मिनट का तक वेट नहीं करना कि मैं आखिरी मोमेंट में कर लूँगा, इसकी बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करनी। आगे वैसे वो आपका सब्जेक्ट वो टॉपिक कवर नहीं होगा। स्टडी स्किल्स का ये है कि आपको विदिन टाइम और बिफोर टाइम अपने टास्क को कवर करना है, टाइम से एक्सटेंड नहीं करना है, ठीक है? तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज हैं। डेडलाइंस बनाएं, डिफिकल्ट असाइनमेंट को पहले टैकल करें, एक ही सब्जेक्ट को ना पढ़ें, डिले या पोस्टपोन का शिकार ना हो, आखिरी टाइम तक का वेट ना करें, उसे ड्यू टाइम में ही कवर करने की कोशिश करें, ठीक है? इसके बाद हम जो नेक्स्ट हमारा है एक आपके लिए एक छोटी सी, अभी तक हमने पढ़ा कि हमें स्टडी करनी है, टाइम मैनेज करना है प्रायोरिटी पे क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी हेडलाइंस बनानी है, मिनी डेडलाइंस अपने लिए क्रिएट करनी है। तो अब चेक पॉइंट क्या होंगे, व्हाट इज द बेस्ट वे टू स्टडी, अच्छा तरीका क्या है पढ़ने का। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, बुक उठाई, रट्टा लगा लिया, मतलब एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार और याद हो गई चीज़। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ऑडियो विजुअल एड्स का हेल्प लेते हैं, यानी कि वीडियो देखी, टीचर का लेक्चर सुना है, नेट से उसकी तस्वीरों को देखा, विजुअली और ऑडियो 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 दोनों को कर रहे होते हैं, कवर कर रहे होते हैं, ठीक है? कुछ क्या करते हैं कि जी टीचर ने पढ़ा दिया है, एक दिन पहले देख लेंगे, कर लेंगे कवर, फिर वर्क ऑन वन असाइनमेंट के लिए एक चीज क्या। अब यहाँ पे क्या है कि आपने अपनी स्टडी में क्या करना है कि जो असाइनमेंट दी गई है उसको प्रायोरिटी पे कंप्लीट करें, टाइम वेस्ट ना करें, जब तक कि वो असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होती उस पर काम जारी रखें। आफ्टरनून में मैंने 2 घंटे लगाने हैं साइकोलॉजी पर, अगर इवनिंग में इंग्लिश में इशू हो रहा है कि मैंने उस पर टाइम लगाना है, तो पीरियोडिकली आपने चलना है, उस पीरियोडिकली उस सिस्टम में रहकर मैनेज करते हुए टाइम को अपने सब्जेक्ट्स को लर्न करना है, ठीक है? वो ब्रेक्स बनानी है। इज नॉट राइट आंसर, इज डिपेंड ऑन द टॉपिक एंड योर लेवल ऑफ इंटरेस्ट। ये बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ये सही आंसर नहीं है कि आप सिर्फ इसी को फॉलो करें, ये आपके लेवल ऑफ इंटरेस्ट पे भी है कि आपका ज़्यादा इंटरेस्ट कहाँ है, तो आप वहाँ पे टाइम ज़्यादा अच्छा लगाएंगे, असाइनमेंट कवर कर लेंगे। जहाँ इंटरेस्ट नहीं है वहाँ आप अपनी असाइनमेंट्स आप कवर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए फिर वहाँ पे क्या चाहिए कि यू हैव टू स्पेंड एज मच टाइम एज पॉसिबल टू कंप्लीट योर टास्क एंड ट्राई सब्जेक्ट्स स्विच सब्जेक्ट्स एज ए रूल टू कीप योर मोटिवेशन हाई। अगर आपने अपनी मोटिवेशन हाई रखनी है तो अपने सब्जेक्ट सारे सब्जेक्ट्स को ऊपर कमांड रखें, सिर्फ एक सब्जेक्ट को ना पढ़ें, ठीक है? इससे आपकी मोटिवेशन हाई रहेगी, आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, मजीद नॉलेज आपका बढ़ेगा। अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे और मोटिवेशन लेवल भी कम हो जाएगा। देन आपके लिए चलिए एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को जरा सॉल्व करते हैं। एक मैंने एब्स्ट्रैक्ट लिया है, ठीक है? एक्सट्रैक्ट है न्यूज़पेपर का और उसमें कुछ वर्ड्स हैं, ये आप स्केपिंग पढ़ लेंगे। 11 escape in crash, 11 मीन 11 पैसेंजर, escape मीन बच जाए, बच गए, सेव हो गए। इन क्रैश, क्रैश मीन क्रैश होने से, कुचल जाने से बच गए। हवाई जहाज एरोप्लेन का क्रैश होते हुए वो 11 जो escape हो गए यानी लकी पैसेंजर, ठीक है? अब ये कि मैनी ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, इसमें से कुछ वर्ड्स मैंने ना जो स्टोरी में से मिसिंग कर दिए हैं। आपने सेंस वैसे उसका कायम रहेगा, आपने उसको उसको उन वर्ड्स को समझकर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है? जरा अब इसे रीड कीजिएगा और आंसर सबने देने हैं। मैं अभी शेयर कर रही हूँ आपको। 11 डैश लकी, अब मैंने 11 डैश के साथ एक लफ्ज बताया था, लैंडिंग, मैरिज वेंसडे, ठीक है? Cessna, damaged, survived without entry, scheduled,
वे रैम्बैक, वे एंड रैम्बैक दो रीजन के नाम है, इलाकों के नाम है। डायरेक्टर yesterday investigators safety department RIA determined, ठीक है। चलिए मैं ट्रांसलेट कर देती हूँ। 11 passengers had a lucky escape from their लाइट एयरक्राफ्ट क्रश्ड, यानी कि छोटे जो एयरक्राफ्ट होते हैं इसलिए उसे कहा गया क्रश्ड ऑन लैंडिंग एट अ रिमोट स्ट्रिप इन मैरगे ऑन वेडनेसडे, ठीक है। लाइट एयरक्राफ्ट क्रश्ड यानी हल्का सा क्रश, कुछ यानी कि क्रश हुआ, टकराव हुआ था, लेकिन उसमें वो 11 खुश नसीब जो मुसाफिर थे वो बच गए। और वो कहाँ पे हुआ, क्या है, मैरेगे वेंसडे को हुआ था। मैरेगे इलाके का नाम है, वेंसडे दिन बता दिया गया है, यानी कि कहाँ हुआ था, मैरेगे में। और कब, वेंसडे को। द प्लेन ब्रॉडगन्स एयरवे कैसना, ये नेम है एरोप्लेन का, वाज एक्सटेंसिवली डैमेज, वो बुरी तरह एक्सटेंसिवली यानी कि इंतहाई डैमेज तबाह हुआ, यानी कि खराब हुआ। But the 11 passengers, including the pilot, survived without a single serious injury. लेकिन पायलट के साथ साथ बाकी जो पैसेंजर थे वो कोई सीरियस, संजीदा या गंभीर किस्म की चोट लगे बगैर बच गए, ठीक है। द प्लेन वाज ऑन अ शेड्यूल्ड फ्लाइट, अपने शेड्यूल की फ्लाइट के मुताबिक ही चल रहा था, फ्रॉम वे टू रैमबैक। कहाँ से निकलना था उसने, वे से निकला था, रैमबैक में जा रहा था, लेकिन क्रश कहाँ हुआ है, मैरेगे पर, ठीक है। वेयर इट क्रश्ड, सिविल एविएशन डायरेक्टर मिस्टर स्टेवन, ये सिविल एविएशन डायरेक्टर, सिविल एविएशन एक डिपार्टमेंट है जो एरोप्लेन की जो इन पे नजर रखता है, ठीक है। रडार सिस्टम है इनका होता है। डायरेक्टर मिस्टर स्टेवन वुड्स suggested an investigator from the air safety department had already flown into the area. Flown मतलब उड़ कर नहीं गया, पहुंच गया है, जाए वक्त पे चला गया है। to determine the cause of the crash, कि उसके क्रश होने का, यानी कि जो एरोप्लेन गिरा है उसके क्रश होने का रीजन बता सके। ये क्लियर है बच्चों, स्टूडेंट्स? जी क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब ये क्लियर है कि जरा मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर अब आपने देने हैं। अपने सारे जो माइक हैं ऑन जरा करें और इन क्वेश्चंस के आंसर दें। मैम हमारी तरफ से ऑन नहीं है, होस्ट बंद कर देते हैं। क्या माइक? तो वो अभी माइक ये देखिएगा, इन क्वेश्चंस के जरा आंसर मुझे चाहिए अब आपसे। हाँ जी, वक्त क्रश, क्रश क्या हुआ था? Aeroplane. एरोप्लेन। Aeroplane. How many passengers were there? 11. 11. Good. Were they hurt? क्या वो जख्मी हुए थे? No. No, not a serious injury, ठीक है। Where were they going? कहाँ जा रहे थे? Rambagh, ठीक है। Way to Rambagh जा रहे थे। Okay. What did the director of the civil, ठीक है, क्या किया डायरेक्टर ऑफ सिविल ने? चलिए, डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशन के डिपार्टमेंट ने एक RI ऑफिसर वहां भेजा, ठीक है, एयर ऑफिस वहां पे भेजा। अच्छा, एविएशन अथॉरिटी सेज यस्टरडे, क्या कहा है, व्हेन इट इज इन्वेस्टिगेटेड गोइंग एंड व्हाई, जब कब इन्वेस्टिगेटर गया और क्यों गया? स्टूडेंट्स, इन दो क्वेश्चंस के आंसर आपने नहीं दिए अभी तक। मैम वो मतलब जब क्रैश हुआ एरोप्लेन तब। हाँ जी, तब उसकी रीजन को इन्वेस्टिगेट करने गया था, ठीक है जी, मतलब क्यों हुआ और कैसे हुआ। ठीक, गुड। तो मतलब अब आपको ये समझ आ गया कि कंप्रीहेंड करना जरूरी है पैसेज जो आपने रीड किया है, उसके क्वेश्चन बनाए, यानी उसका आंसर दे, तो आपको अब समझ आ जाएगा कि जी मैंने जो पढ़ा है वो मुझे समझ आ गया। क्लियर है? जी मैम। ये स्टडी स्किल की स्ट्रेटेजी है कि जब आप पढ़ लें तो उसके क्वेश्चंस बनाएं, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंस करने का एक तरीका है।
तो ये भी स्टडी स्किल्स का एक पॉइंट है जो आपको सिखाना है। अब कुछ और पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं स्पीड रीडिंग के लिए। अगर आप तेजी से रीड करना चाहते हैं, अपने रीडिंग को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे? प्राइम, पीक, परयूज, पार्टिसिपेट, प्रोगेंट, पोस्टमार्टम करेंगे। अब प्राइम क्या होता है? प्राइम टाइम, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम क्यों आता है किसी के साथ? जी बच्चों, जल्दी से एवेल्युएट करें, अपने माइंड को जरा चेक करें कि क्या मीनिंग हो सकते हैं प्राइम के। फॉर ग्रेटनेस। एग्जैक्टली, या फिर ये कह लें कि सोच विचार करना, सोचना, ठीक है, अपने किसी चीज के मुतालिक आगाही लेना। एग्जैक्टली, ठीक है। एंड देन उसके बाद आ जाके आपकी क्या आ जाएगा? पीक। पीक। ऐसे ही है, जी। ये वो वाला पीक नहीं है, PEA के पीक, चोटी जिसे कहते हैं, नहीं, ये वो वाला पीक नहीं है, ये PEE के पीक है, ठीक है। इसका मतलब वो क्या है कि आपने क्विकली एंड टिपिकली तरीके से किसी चीज को झांकना, देखना। मतलब आपने फर्स्ट टाइम कोई बुक खोली है तो आप क्या करते हो? स्किमिंग का तरीका अप्लाई करोगे, बुक को खोलोगे, कंटेंट देखोगे, उसकी कलरफुल सी पिक्चर देखोगे, टॉपिक्स की हैगिंग्स को पढ़ोगे और आपको पता चल गया ये बुक आपके काम की है। दिस इज स्पीक या स्किमिंग, यानी किसी चीज पे झांकना, ठीक है। लेकिन जस्ट अपने इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप पढ़ने जा रहे हैं कोई चीज, आपको वो आइडिया नहीं है कि मैंने क्या क्या इसमें करना है, तो आप पहले अपने आप को क्या करोगे? प्राइम, ठीक है, अवेयरनेस दोगे कि मैं ये पढ़ने जा रहा हूँ। ओके, कैन पीक करोगे। पीक करने का मतलब क्या है कि आप क्या क्या पढ़ने जा रहे हो, इसमें क्या क्या शामिल है, ठीक है। झांकोगे मतलब एक नजर डालोगे सारे टॉपिक पे, तो उसके पैसेजेस में क्या है, सब हैगिंग्स क्या है, डायग्राम चार्ट्स क्या है, ठीक है, एक नजर डाल लें। उसके बाद क्या होगा आपका नेक्स्ट टॉपिक? फॉर यूज, ठीक है। फॉर यूज का क्या मतलब होता है कि ये इसकी लिटरल मीनिंग भी आप देख लें कि फॉर यूज का मतलब होता है नकल करना। लिटरल मीनिंग बता रहा हूँ। वैसे क्या होता है कि रीड टिपिकली ना थॉरो और केयरफुल वे, पहले आपने प्राइम के टॉपिक चूज किया, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, देन उस टॉपिक को झांका, यानी कि उसमें सिर्फ एक नजर डाली कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, पीक किया, देन पर यूज किया। अब आपने क्या करना है? जो टॉपिक आपको असाइनमेंट मिली है, अब उस पर डिटेल से थॉरोली केयरफुल स्टडी करनी है। 2 स्टेप कर लिए, एक बेसिक प्राइमरी इंफॉर्मेशन ले ली, अब आप फर्दर इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, फुली डिटेल में, थॉरोली केयरफुली वे में उसे रीड करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि उसकी माइनॉरिटीज, उसकी मेजर थिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग आपने उस टॉपिक की इंफॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेना, ठीक है। अगर आपकी क्लास में उस टॉपिक पे डिस्कशन हो रही है, अपने फ्रेंड्स के साथ हो रही है, तो उसको आपने क्या करना है? डिस्कस करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, शेयर करना है। एंड देन प्रोगेंट, प्रोगेंट का क्या होता है ये मैं आपको स्लाइड्स भी शेयर करूंगी, बिकॉज मैं जस्ट लिटरल मीनिंग पे जा रही हूँ आपके। प्रोगेंट का मतलब है एहतियात मोहतात अंदाज में काम करना, लेकिन कैसे कि आपके वो फ्यूचर में काम आए। तो आपने भी प्राइम तरीके से टॉपिक को चूज किया, देन उसको एक नज़र सानवी से नज़र डालकर उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन लेके, अच्छा मुझे ये याद करना होगा, देन उस पर एक थॉरली वर्क किया। अब उस वर्क को शेयर भी किया फ्रेंड्स के साथ, पार्टिसिपेट भी किया उस टॉपिक के अंदर, अपनी इन्वॉल्विंग शो करवाई, देन उसके प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपने उसको इस लिहाज से याद करना है या तैयार करना है कि वो फ्यूचर में, वो मुस्तकबिल में आपके काम आए, ठीक है। केयरफुल तरीके से उसे लर्न करना है कि जो असाइनमेंट आज आपने प्रिपेयर की है कि वो आपके 3 या 6 मंथ के बाद भी आपको उसका नॉलेज रहे, वो लर्न रहे और आप उसको किसी से शेयर कर सको, ठीक है। इसका मतलब है प्रोजेक्ट। एंड देन क्या होगा कि पोस्टमार्टम करना। पोस्टमार्टम क्या होता है आपको पता है ना? कार्ड पिक करना, हर चीज को उसके अंदर की चीजें निकाल कर चेक करना। आपको असाइनमेंट मिली है, डेफिनेशन,
डिटेल, बैकग्राउंड हिस्ट्री, एग्जाम्पल्स, सजेशन, कंक्लूजन, ये सारा क्या है, आप उसको एक तरह से एक टॉपिक का पोस्ट मार्किंग कर लोगे, हर चीज़ जान लेना। तो ये आपने अपनी स्टडी में करना है कि जब कोई चीज़ याद करें तो उसको इतनी डेप्थ एंड डिटेल के साथ याद करें कि आपको उस पर कमांड आ जाए। कोई आपको उस पर पूछे तो आपको A to Z उसकी इंफॉर्मेशन, ये ना हो कि आपको कभी मुझे कोई इसका ABC भी नहीं पता, मैंने कहा हाँ देखा क्या, कभी मालूम किया क्या, कभी पढ़ा क्या, नहीं, उसको प्रॉपर एक कंप्लीट कमांड के साथ लर्न करें। ठीक है, अभी इन फर्दर इस पे चलते हैं, हम इसको शेयर करती हूँ मैं आपको, आप रीड करेंगे तो आपको आगे क्लियर हो जाए। प्राइम, ठीक है, प्राइम इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें आपके पास कुछ क्वेश्चंस के आंसर होने चाहिए। व्हाई आई एम रीडिंग दिस, मैं क्यों ये रीड कर रही हूँ। व्हाट डू आई वांट टू डिस्कवर फ्रॉम, मैं इसमें से क्या दरियाफ्त करना चाहती हूँ। व्हाट डू आई नो अबाउट द सब्जेक्ट्स, मैं क्या जानना चाहती हूँ इस मजमून के मुतालिक। ठीक है, व्हाट डू आई नो अबाउट द ऑथर, हमें इस मुसन्निफ के मुतालिक क्या जानती हूँ, मजमून के मुतालिक दरियाफ्त क्या करना है, पढ़ क्यों रही हूँ, और मैं मुसन्निफ या राइटर के मुतालिक क्या जानती हूँ या जानना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन प्राइम में आएगी। अब आप फॉर एग्जाम्पल आप एक कोई आपको आकर आप कोई इस्लामिक बुक देखता है और आप ऐसे उठाकर पढ़ना शुरू करेंगे तो आप जहनी तौर पर तज़ाद का शिकार हो जाएंगे, कम्प्लेक्सिटी में चली जाएंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है जिस फिरके से आप हैं वो उस फिरके के मुतालिक बुक ना हो और आपके और उसके फिरके में क्लैश होने की वजह से आप वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड को डिस्टर्ब कर गए। तो फिर सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने क्वेश्चन जब कोई बुक या टॉपिक या सब्जेक्ट लेना है तो उसमें ये पूछना है मैं क्यों पढ़ रही हूँ, इसमें से मुझे मिलेगा क्या, डिस्कवर क्या करूँगी मैं, दरियाफ्त क्या कर रही हूँ। ठीक है, अब हो क्या है समटाइम आप डिफरेंट हमारे फिरके में हम बचे हुए लोग हैं, होना हमें एक मुसलमान चाहिए, लेकिन हम एक फिरके की बुक दूसरा फिरके वाला पढ़ते कि उसमें बहुत तज़ाद है, बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो वो फिर हम जहनी दबाव, जहनी तौर पे क्या कहें हम शिकार हो जाते हैं इसका, कंफ्यूजन का, समझ नहीं आ रही हो कि हम ये सही है या हम सही है। ठीक है, इस चीज़ की चीज़ें याद रखने की, जब कोई चीज़ पढ़ने लगे तो ये 4 थिंग्स आपके माइंड में, आपको ऑथर का पता हो, मुसन्निफ कौन है, क्या है, उसकी वैल्यू वर्थ क्या है, वो बेसिकली है कौन, सब्जेक्ट का पता हो कि आप मजमून जो लेकर चल रहे हैं उसकी वैल्यू वर्थ क्या है, वो क्यों पढ़ रहे हैं आप, उसमें से आपको क्या क्या मिलेगा, डिस्कवर क्या करेंगे। ठीक है, एंड देन ये है प्राइम, प्रायोरिटी पे रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट आ जाके हम प्राइम के बाद था पीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम चीज़ें मालूम कर लेते हैं। और cursory peek might include finding out whether there is a table of contents हो गए, footnotes हो गए, an index हो गया, an index of tables हो गया, headings and sub headings हो गई, introduction and conclusion हो गया, as well as how the book is arranged, what the blurb on the front and back claims। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। यहाँ से पता चलेंगी, ये हमें पता चलेंगी पीक करने से। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ वर्ड्स कुछ नए होंगे, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट द ब्लर्ब ऑन द फ्रंट एंड बैक क्लेम्स। ठीक है, हर बुक के फ्रंट या बैक पे लिखा होता है जी ये जी बुक आपके म्यूजिक बिल का संवारने के लिए, 11 दिन में इंग्लिश लर्न करने के लिए, या केमिस्ट्री को समझने के लिए बेस्ट ऑथेंटिक बुक, आपका मुस्किल आपके साथ ब्लर्ब लिखा होता है, उसे कहते हैं कि बैक ऑफ फ्रंट पे किसी बुक की प्रमोशन के लिए कुछ कमेंट्स लिखे हों। ठीक है, तो वो उन ब्लर्ब्स को पढ़ें कि ये जो सब्जेक्ट मैं पढ़ने जा रहा हूँ उससे मुझे क्या क्या मिल सकता है, तो वो जो कंटेंट लिखा होता है उससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। लेकिन ये हमने सरसरी से देखना होता है, इससे हमें सब्जेक्ट चूज करने में, उसको अपना इंटरेस्ट डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क बच्चों, अदरवाइज मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करती हूँ। कैन आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर। फी के बाद परयूज में क्या होता है, मैंने जैसे बताया था कि इस लाइक इसमें आपने मुतहद अंदाज में केयरफुल तरीके से
थॉरोली स्टडी करना होता है। तो बाकी इसके स्टाइल ऑफ द बुक लाइक, बुक किस किस्म की है, आगे कीवर्ड्स और कंसेप्ट्स विच कीप कमिंग अप, क्या वो कमिंग अप यानी आने वाले जो कंसेप्ट्स हैं या कीवर्ड्स हैं वो आपके के लिहाज से हैं या आप उसको कीप कमिंग अप यानी कि आते रहेंगे, बार बार रिपीट होते रहेंगे, ये समझ आते रहेंगे या नहीं। आगे सेक्शंस हाईलाइट है कि एट द पीक स्टेज राइट वंस, जो मैंने पीक करते हुए यानी कि सिर्फ सर नजर आया क्योंकि मैंने ये पोर्शन पढ़ना है, क्या वो सही थे, वो इसमें इंफॉर्मेशन वैसी है या नहीं है, मुझे वैसा कंक्लूजन वैसा इंट्रोडक्शन मिल रहा है, वो टाइम ऑफ टेबल वो कंटेंट जो मुझे बुक के स्टार्टिंग में मैंने पीक करते हुए देखे थे वो क्या है या नहीं है। इज देयर एनी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, इसमें कोई टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज है। फॉर एग्जांपल टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज क्या होती है कि आपने एब्रिविएशंस यूज की हुई है, कंप्लीट वर्ड या कुछ और इंफॉर्मेशन हैं जो टेक्निकली परफॉर्म वो बयान की गई हैं, क्या वो उसमें मिलती हैं मुझे, एंड वेयर इज इट, और वो कहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें केयरफुल स्टडी से पता चलेगा कि ये बुक जो मैंने चूज की थी प्राइम एंड पीक करने के बाद क्या वो वैसी मिली भी है या नहीं, या उससे साइमिंग में वैसा चीजें मिलती हैं या नहीं। ठीक है, इसे परयूज कहते हैं। नेक्स्ट चल के हम उस पर पार्टिसिपेट करना। Now it's time for real rigging. Though even at this stage we don't want to waste our time on every word. ठीक है, पार्टिसिपेट करेंगे। पार्टिसिपेट करना यानी कि एंटीसिपेट करना, सोचना, सॉरी ये इसके अलग मीनिंग है। ठीक है, जिन्हें एक्सप्लेन कर पाएंगे कि हम हर वर्क पे अपना टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम देखेंगे जो हम रीड कर रहे हैं कि वो हमें उसकी मीनिंग दे भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो इस पे हमने गौर और फिक्र करते हुए एक्सप्लेन करते हुए वजाहत करनी है।